हेलो स्टूडेंट, मोल कंसेप्ट शुरू है हमारा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मोल कंसेप्ट में हमने देखा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में टोटल 4 लॉज है। उसमें सबसे पहला जो लॉज है दैट इज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देन है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड देन गे-लुसाक लॉ। जब हमने बोला था कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज द कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और वो किस तरीके से, मतलब कुछ लॉज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसी को हमने बोला था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमने सबसे पहला जो लॉज था दैट इज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब हमने बोला था सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास neither be created nor be destroyed during a chemical reaction of the physical chain, which is called as the laws of conservation of mass। और laws of conservation of mass एंटोनी लैवोसियर ने दिया था। और हमने बोला था कि laws of conservation of mass अप्लीकेबल नहीं है फॉर विच रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में वहां पे एक इक्वेशन आती है, दैट इक्वेशन इज द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, E is equals to mc²। तो वहां पे अप्लीकेबल नहीं है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद में हम दूसरा लॉ देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, दैट इज द लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, और गे-लुसाक लॉ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे नेक्स्ट जो लॉज है दैट लॉ विच इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज कंटेन exactly the same proportions of element by weight। A given compound always contain exactly the same proportions of element by weight। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सुनिए यहाँ पे इससे पहले कि दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्रूस्ट। जिस तरीके से लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, एंटोनी लियोसायर ने दिया था। उस तरीके से लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था, जोसेफ प्रूस्ट ने दिया था। तो इसने क्या बोला है कि जो प्रोपोर्शंस होता है एलिमेंट का बाय वेट इन कोई भी कंपाउंड में वो एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है। तो समझिए एग्जांपल के जरिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास में वाटर के 3 सैंपल, वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर के 3 सैंपल है। मान लो एक वाटर का जो सैंपल है मैंने रिवर से लिया, एक वाटर का जो सैंपल है मैंने मेरे घर से लिया, और एक वाटर का जो सैंपल है मान लो आपके घर से लिया गया। तो उस वाटर में जो एलिमेंट का जो प्रोपोर्शंस होगा वो कैसा होगा, डेफिनेट होगा। देखिए कैसे डेफिनेट होगा। मान लो मेरे पास में एक वाटर है, जैसे कि एक वाटर हमने कहां से लिया, एक वाटर लिया हमने रिवर से। एक वाटर कहां से लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वाटर कहां से लिया, होम से लिया, और एक वाटर आपके होम से या फिर कहीं से बोल दो, हम क्या बोलोगे, लैक से लिया हमने वाटर। ठीक है, तो 3 वाटर के सैंपल्स है। ये 3 वाटर के सैंपल में ये भी H2O है, और ये भी क्या रहेगा, H2O रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, H2O रहेगा। तो इसमें बोला गया कि तुम वाटर कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कीजिए, 3 वाटर लो, 4 वाटर के सैंपल लो, कहीं से भी, तो उनमें जो एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कैसा सेम रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास आपने पढ़ा है 10 तक के 9 तक के, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है। 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 60, तो हो गया 2s/60। इसमें भी कितना होगा, दैट इज 2s/16। इसमें भी कितना हो जाएगा, दैट इज 2s/16। अगर हमने इसको यहाँ पे अगर इसका सिंपलेस्ट, अगर हमने सिंपल नंबर अब बनाने की कोशिश की है तो इनका सबका रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इज 1:8। 1:8। मतलब आपको समझ में आ रही बात है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से वाटर लीजिए, उसमें हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा, सिंपल जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कितना रहेगा, 1:8 ही रहेगा। चाहे वाटर वो कहीं से भी आप लाइए, कहीं से भी आप वाटर अगर लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास में एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे कार्बन अगर फॉर एग्जांपल कार्बन जुड़ेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, बोलिए, CO2 प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है आपको कि कार्बन ऑक्सीजन से अगर जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको। कार्बन जो होता है ब्लैक कलर का होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कलरलेस होता है, और CO2 जो होता है स्मोक का कलर होता है, आपको पता है। इस तरीके से नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस किया है, क्या प्रोड्यूस किया है, CO2। उसी तरीके से अब मैं दूसरे वे से CO2 प्रोड्यूस करूंगा,
दूसरा वे मेरे पास में एक और है कि अगर मैं लाइम लेता हूं, दैट इज द CaCO3। अगर CaCO3 को मैं अगर हिट करूंगा तो इसका डिकम्पोजिशन होगा किसमें, CaO प्लस किसमें हो जाएगा, CO2 में। तो देखो मैंने दो तरीके से यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस किया है। तो CO2 में जो कार्बन टू ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा, जो प्रोपोर्शन रहेगा, वो क्या रहेगा, दोनों भी कंपाउंड में डेफिनेट रहेगा। सिंपल सी बात है। इस कार्बन में का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, ऑक्सीजन का कितना है, 16, दो ऑक्सीजन है, इस वजह से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रेशो बनने वाला है कार्बन टू ऑक्सीजन वो कितना रहेगा, 12:32। और इस CO2 में भी क्या होगा, दैट इज 12:32 ही होगा। आपको बातें समझ में आ रही है कि यही तो मैं बोलना चाहता हूं कि चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी प्रोसेस से तैयार कीजिए, उसमें जो कार्बन टू ऑक्सीजन जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा, सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसी को बोला जाता है लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस बाय ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का प्रोपोर्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा बाय वेट। इसी को बोला जाता है लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे देखो हमको एक प्रॉब्लम दिया है। यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किए गए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है। दोनों भी एक्सपेरिमेंट में MgO ही तैयार किया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किससे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से। तो देखिए यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को बर्न किया गया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में। देखो यहाँ पे 0.24243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्न विद ऑक्सीजन, और आपको क्या मिला है वहां पे, MgO मिला है। और Mg का वेट कितना दिया गया है यहाँ पे, 0.43 ग्राम, 0.403 ग्राम, सॉरी 0.403 ग्राम MgO यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिपेयर्ड हुआ है या प्रोड्यूस हुआ है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या दिया गया हमको कि 0.182 ग्राम ऑफ Mg बर्निंग विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे MgO का यील्ड कितना है, यहाँ पे MgO का जो यील्ड मिला है हमको यहाँ पे कितना मिला है, 0.302 ग्राम, इतना मिला है। तो हमको यहाँ पे Mg का और ऑक्सीजन का क्या निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है। मतलब ये जो है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सेटिस्फाई करते हैं किसको, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। तो कैसे हमको देखना पड़ेगा, पहले एक्सपेरिमेंट में Mg देखो कितना दिया हुआ है, Mg दिया है 0.243 ग्राम। हमको ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया गया ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन कितना MgO प्रोड्यूस हुआ ये दिया गया है हमको। दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी हमको यहाँ पे Mg कितना ग्राम दिया है, 0.182 ग्राम दिया है, लेकिन कितने ऑक्सीजन के साथ में बर्न हुआ ये हमको नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे MgO प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है, 0.302। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कितने ऑक्सीजन के साथ में वो Mg बर्न हुआ है, तब इतना MgO और इतना MgO प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने देखा है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे मास ऑफ प्रोडक्ट अगर मास ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना है, तो टोटल कितना है 0.403, और उसमें से मैग्नीशियम का माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज 0.160। मैंने कैलकुलेशन पहले ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं करते बैठेंगे, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ 0.160, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.120। अब हमारे पास में देखो मैग्नीशियम का भी मास आ गया और ऑक्सीजन का भी क्या आ गया, मास आ गया। अब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो MgO में जो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का जो रेशो है, जो प्रोपोर्शन है, वो निकाल सकते हैं। अब देखो दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हमने यहाँ पे MgO तैयार किया है, प्रिपेयर्ड किया है। तो वो डिफरेंट प्रोपोर्शन से तैयार करने के बाद में Mg टू ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो सेम रहेगा। ये हम बाय कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कीजिए, पहला एक्सपेरिमेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट में अगर मुझे निकालना है किसका, मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन का रेशो, मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन का रेशो। तो मुझे बताइए मैग्नीशियम कितने ग्राम दिया है, 0.403 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, ये ऊपर के वाले एक्सपेरिमेंट में, दैट इज द 0.160 इज इक्वल टू कितना आएगा 1.51। कितना आ जाएगा 1.51 या 1.50, अप्रोक्सीमेटली 1.51। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए आप, दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए किसका रेशो निकालना है हमको, मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन। तो देखो कितना आएगा, मास कितना होगा मैग्नीशियम का है, दैट इज द सॉरी यहाँ पे मैग्नीशियम का, ये यहाँ पे मैग्नीशियम का ये मास लेना पड़ेगा हमको, ये मास लेना पड़ेगा, दैट इज द
0.243 डिवाइडेड बाय 160, ये तो टोटल मास है एमजीओ का, वो थोड़ी ना लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन, मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 0.82182 डिवाइडेड बाय कितना होगा 0.120 इज इक्वल टू कितना आएगा 1.50। तो देखिए आप पहले एक्सपेरिमेंट में कितना आया 1.50, 1.51 और ये आया 1.50। तो देखो दोनों भी एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम टू जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या आ गया यहाँ पे, सेम आ गया। यही तो है, दैट इज द लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो दिस आर द लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए, आपको पता है कि हम वाटर जैसे कि फॉर डिफरेंट सोर्स से भी अगर हम लेते हैं तो वहां पे क्या होने वाला है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो जो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद में हम देखेंगे लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो नेक्स्ट जो लॉज है, दैट्स लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। दैट इज इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ये तो बात हमको पता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो गए तो कितने कंपाउंड अगर फॉर्म करते हैं, एक से ज्यादा अगर कंपाउंड अगर फॉर्म करते हैं तो क्या होगा, the masses of one element that combine with a fixed masses of other element। मान लो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे, एक एलिमेंट ये वाला, दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो गए, दो एलिमेंट कंबाइन हो गए। दोनों एलिमेंट कंबाइन होने के बाद में अगर एक से ज्यादा अगर कंपाउंड अगर फॉर्म करते हैं तो समझ लो एक जो एलिमेंट है उसका मास क्या कर देंगे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो क्या होगा, देन द मासेस विथ फिक्स मासेस ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो, उनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज स्मॉल होल नंबर। सो दिस लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो एग्जांपल के जरिए समझते, फिर से एक बार और पढ़ेंगे। एंड दिस लॉ वाज प्रपोज बाय अ डाल्टन। डाल्टन ने ये लॉ क्या किया था, प्रपोज किया था। नाम है साइंटिस्ट के, जहन में रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में मैंने मान लिया H2 हाइड्रोजन लिया और क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। ये आपको पता है अच्छी तरीके से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर सिर्फ H2 बनाएंगे। हाइड्रोजन और H2 मिलके H2O2 भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है। अगर जख्म हो गए, वॉन्ड्स हो गए, कट्स हो गए, उसको डेटॉल की तरह वॉश करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये दो कंपाउंड है, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे कंपाउंड है। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का अगर मास अगर देखूं तो क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का मास कितना होगा, हाइड्रोजन का मास कितना है, दैट इज द 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 16, दैट इज द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का मास कितना होगा 2s216। इसमें हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2s232, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो 2s2 क्या हो जाएगा 32। तो देखिए एक हाइड्रोजन एक एलिमेंट का जो मास है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तब दूसरे एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। तो हम यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे हमको ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन का जो रेशियो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो निकलेगा। तो मतलब अगर रेशियो निकालना है मुझे इसका तो क्या हो जाएगा, बताओ 16 1 60, 16 2 32। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:2। मतलब एक एलिमेंट का क्या करना है, मास फिक्स हो जाएगा। एक एलिमेंट का अगर मास फिक्स हो जाएगा तो दूसरे एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपल होल नंबर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। मेरे पास में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है, उसको बोलेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन ऑक्सीजन का भी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक और दूसरा कंपाउंड है व्हिच इज कॉल्ड एज दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो दैट इज 12:16 बराबर है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 12:32 हो जाएगा। तो कार्बन का मास तो क्या है यहाँ पे फिक्स है। तो कार्बन टू ऑक्सीजन जो यहाँ पे जो कार्बन टू ऑक्सीजन का मास तो यहाँ पे देखिए 12:16 है, यहाँ पे 12:13 है। कार्बन का मास तो क्या है फिक्स है। तब ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो क्या आना चाहिए,
सिंपल होल नंबर आना चाहिए, तभी तो होगा। दैट इज द लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब मल्टीपल समझता है आपको, एक से ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा है, कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, तो उनमें जो अनफिक्स जो एलिमेंट का जो मास है उसका जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे भी, दैट इज 1:2 आएगा। यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 1:2 आने वाला है। दूसरे एग्जांपल से और समझिए, यहाँ पे मेरे पास में एक सल्फर का कंपाउंड है SO2, आपको पता है। दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे SO3। तो इसमें सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 2 ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा, 32। इसमें कितना होगा सल्फर का, दैट इज द 32। 3 ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा, दैट इज 48। कितना हो जाएगा, 48। देखो सल्फर का जो मास है वो क्या कर दिया तुमने, फिक्स कर दी। तो दूसरे जो एलिमेंट्स दूसरा जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है उसका ये कंपाउंड में और ये कंपाउंड में जो रेशो आने वाला है वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर 2, ये SO2 का ऑक्सीजन और SO3 का ऑक्सीजन का रेशो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे एक एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स है, और अदर एलिमेंट का जो रेशो आएगा मास का वो क्या आएगा बेटा, सिंपल होल नंबर आएगा। तो उसको बोला जाता है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और समझिए आप, मेरे पास में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है। एक कंपाउंड लिया हमने विच इज कॉल्ड एज द N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है लाफिंग गैस बोलते हैं जिसको, लाफिंग गैस N2O। उसके बाद में दूसरा देखिए यहाँ पे N2O के बाद में मेरे पास में एक और होता है विच इज कॉल्ड एज दी नाइट्रस ऑक्साइड। ये हो गया, NO हो गया। NO के बाद में क्या लेंगे हम यहाँ पे, दैट इज NO के बाद में लेंगे N2O3। N2O3 के बाद में लेंगे NO2 और लास्ट में लेंगे N2O5। देखो नाइट्रोजन के कितने सारे कंपाउंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। ये कब, यहाँ पे हमने क्या बोला है, इफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। देखो यहाँ पे कितने कंपाउंड है, 5 कंपाउंड है। किसके कंपाउंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड है। तो इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे तो दूसरे एलिमेंट का जो मासेस का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो कितने लेंगे, 14 + 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 28 ग्राम। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे बताइए, ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। मैं ग्राम नहीं लिखता यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। यहाँ पे बताइए नाइट्रोजन कितना है, दैट इज नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का तो हमने फिक्स कर दिया 28। तो इसका 28 करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये कितना हो जाएगा, बताइए ये कितना हो जाएगा, 28। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे वो N को, नाइट्रोजन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नाइट्रोजन का मास हम फिक्स कर रहे हैं, पहले वाला रेफरेंस ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका भी मुझे 28 करना पड़ेगा ना। तो इसका 28 करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 28। और ये कितना हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 28 है। यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, और ऑक्सीजन का चेंज करने की जरूरत है नहीं। कितना हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि नाइट्रोजन का 40 है, उसका करो यहाँ पे कितना, 28। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन का कितना है, 32। 32 का कितना डबल कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 64 ग्राम। 64 ग्राम, यहाँ पे डबल करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 28, और यहाँ पे हो जाएगा 16 5 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। अब आप सभी इसमें देखिए नाइट्रोजन का जो मास है वो कैसा कर दिया हमने, यहाँ पे फिक्स कर दिए। कैसा कर दिए, फिक्स कर दिए। देखो हमने क्या किए, जहां पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था तो उसको फिक्स किया हमने बाय मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन से हमने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। अब उसका सिंपल होल नंबर रेशो आना चाहिए, तभी वो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। देखो 16 1 16 16 2 32, देन 3 48, देन 4 64 एंड देन 5 कितना हो गया, 80 हो जाएगा। मतलब इसमें जो रेशो आएगा ऑक्सीजन का वो क्या आएगा, 1:2 3:4 4:2 क्या आने वाला है यहाँ पे, 5 आने वाला है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि देखो जब 2 और 2 से ज्यादा दो एलिमेंट जब कंबाइन हो गए और एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उसमें एक एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स होगा, तो दूसरे एलिमेंट का जो मासेस का जो रेशो आने वाला है बच्चों वो कैसा आएगा, सिंपल होल नंबर आने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज द गेन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, वो देखने वाले हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट लॉ देखिए, नेक्स्ट जो लॉ है दैट लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज द गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। यहाँ पे कंबाइनिंग वॉल्यूम के लिए जो लॉ है दैट लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज द गे-लुसाक लॉ। इसके नाम में दिया है कि किसने दिया होगा, ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम है। सो दैट्स व्हेन अ गैसियस सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ गैसियस प्रोडक्ट। यहाँ पे बात ध्यान रखना है कि ये जो लॉज है गे-लुसाक लॉ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द गैसेस रिएक्शन, नॉट फॉर द नॉन गैसेस रिएक्शन। सॉलिड और लिक्विड के लिए ये जो लॉज है ये वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जब गैसियस सब्सटेंस क्या हो गए, रिएक्ट हो गए तो फॉर्म करेंगे गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टर जब रिएक्ट हो गए तो फॉर्म करेंगे गैसियस प्रोडक्ट। देन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बियर्स टू सिंपल होल नंबर रेशियो। तब मतलब रिएक्टर और प्रोडक्ट का जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। एट यहाँ पे बोला है ऑफ विथ ईच अदर प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड दी प्रेशर। समझते हैं कैसा। अब यहाँ पे देखिए गैसियस रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब रिएक्टेंट भी गैसियस होना चाहिए, प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, गैसियस। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास में एक एग्जांपल्स है दैट इज द H2 जो कि क्या है, गैस है, और यहाँ पे लेंगे हम Cl2 जो भी क्या है, वो भी क्या है, गैस है। H2 प्लस Cl2 दोनों भी गैसेस है, तो दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा। मान लो मैंने 1 लीटर यहाँ पे क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, वो कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन। 1 लीटर ऑफ क्लोरीन के साथ में कंबाइन होगा 2 हाइड्रोजन और 2 Cl मिलके बनाएंगे ट्वाइस HCl। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना लीटर होगा, 2 लीटर होगा। क्या होगा, 2 लीटर होगा। तो देखिए गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा। तो क्या होगा रेशियो, देखो वॉल्यूम रेशियो बोलोगे आप उसको, क्या बोलोगे, वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रेशियो ऑफ किसका, H2 Cl2 H2 क्या बोलोगे, HCl। इसका जो रेशियो रहने वाला वो क्या होगा, बोलिए 1:2 मतलब क्या हो जाएगा 1:2 यही तो रेशियो होने वाला है। तो यही तो जो रेशियो इसको क्या बोला जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। लेकिन कंडीशंस है प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स मेजर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है गैसेस का वॉल्यूम चेंज हो जाए। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको और भी समझ में आएगा अच्छे से। मान लो मेरे पास में, नेक्स्ट देखिए आप, मेरे पास में हाइड्रोजन ही है और प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे H2। तो ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 हाइड्रोजन लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, ट्वाइस H2 मिलेंगे। अब देखो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। अब मेरे पास में यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, बताइए कितने लीटर लिए, मान लो हमने कितने मोल्स हो गए। मोल कंसेप्ट में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मान लिया मैंने हाइड्रोजन की कितने लीटर वॉल्यूम लिया है, हाइड्रोजन जो कि गैस है, और H2 जो ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और वाटर भी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस हुआ है, गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो 2 लीटर हाइड्रोजन जब कंबाइन होगा किसके साथ में, 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ में, तो कितने लीटर हाइड्रोजन H2 मिलेगा, यहाँ पे हमको 2 लीटर H2 मिलेगा, ठीक है। ये मोल कंसेप्ट है, नहीं तो जोड़ मत देना कि 2 लीटर प्लस 1 लीटर, 2 लीटर प्लस 1 लीटर इक्वल टू 3 लीटर, ऐसा नहीं होगा। ये इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन टू क्या हो जाएगा बताइए, H2 का जो रेशियो रहेगा, वॉल्यूम का जो रेशियो रहेगा वो क्या होगा बताइए, दैट इज द 2:2। 1:2 क्या रहेगा, 2 रहेगा। समझ में आ रही है बातें आपको। और समझिए तीसरे एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, तो मिलके बनाएगा क्या, अमोनिया। नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया तो आपको पता ही है गैस ही होता है। अमोनिया अमोनिया लिक्विड भी होता है, ठीक है। तो अमोनिया यहाँ पे हमने क्या लिया है, गैस लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे, 2 नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या कर दू, 2 नाइट्रोजन कर दू, क्या हो गया, ट्वाइस NH3 हो गया। अब 2 नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन तो हमारे पास में यहाँ पे 2 ही है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। होगी बैलेंस इक्वेशन। सिंपल बैलेंसिंग है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग नहीं है। तो यहाँ पे 1 लीटर नाइट्रोजन, 3 लीटर हाइड्रोजन, तो 4 लीटर अमोनिया नहीं, तो यहाँ पे कितने लीटर अमोनिया बना है, दैट इज 2 लीटर अमोनिया। इसको स्टैचियोमेट्री कहते हैं। हम आगे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं स्टैचियोमेट्री क्या होता है, सिंपल मतलब
क्या होता है स्टैच्योमेट्री, क्या होता है मोल कंसेप्ट, तो उससे पहले ये बताना हमारी मजबूरी है, तो हमको बताना पड़ता है। सो देखिए सिंपल से पूछा जाता है, इसको सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल भी मैं करा रहा हूं आपके। तो देखिए यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का जो रेशो रहेगा क्या रहेगा यहाँ पे 1:2, 3:2 क्या रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा। इस तरीके से ये जो लॉज है इसको बोला जाता है गे-लुसाक लॉ फॉर द कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसमें बोला है कि जब दो गैसेस रिएक्टेंट कंबाइन हो गए तो फॉर्म करेंगे गैसियस प्रोडक्ट, तब क्या होगा then the volume of the reactant and the products bears to a simple whole number ratio provided all volumes are measured at the same temperature and the pressure, and this law applicable only for the gaseous reaction not for the non gaseous reaction। मतलब ये जो लॉज है ये सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है। सो दिस आर ऑल अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेवार तरीके से सभी लॉज को यहाँ पे क्या गया डिस्कस किया। पहला जो लॉज है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड दिस लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज द गे-लुसाक लॉ। इसके बाद में एक और लॉ होता है दैट लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज द एवोगाड्रोस लॉ। जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे हम तो वहां पे हम एवोगाड्रोस लॉ डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आती है, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।